फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉग, रेनफॉल। और फॉग पर हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा की, क्योंकि इस पर प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है फ्रॉस्ट। जिसे तुषार भी कहा जाता है। तुषार यानी फ्रॉस्ट। अब फॉग और फ्रॉस्ट में जो कंडीशंस चाहिए वो एक जैसी होती है। सिर्फ अंतर यह है कि फ्रॉस्ट अपेक्षाकृत अधिक ठंडी और सूखी वायु की उपस्थिति है। फ्रॉस्ट, तुषार, अथवा पाला, कुछ लोग इसे पाला भी कहते हैं। तो तुषार या पाला कोहरे से भिन्न मौसमी घटना है। तो फ्रॉस्ट इज डिफरेंट phenomena from fog। अब बात आती है कि लगभग उन्हीं भौगोलिक दशाओं में यह उत्पन्न होता है जिसमें फॉग होता है। तुषार एक स्थलीय परिघटना है। फ्रॉस्ट इस स्थलीय मौसम परिघटना है। वेदर फिनोमेना। अब इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? धरातल ठंडा, शुष्क। तुषार के लिए धरातल ठंडा एवं शुष्क होना चाहिए, ये जरूरी है। लैंड सरफेस should be dry and cold। अब जो एयर हो, संपर्क की जो वायु हो, वो भी शुष्क हो जाए, ड्राई एंड कोल्ड। एयर इस धरातल पर उपस्थित वायु भी
शुष्क एवं ठंडी होनी चाहिए। अब बात इसकी आती है कितनी ठंडी होनी चाहिए। ये तो फॉग में भी वायु कैसी रहनी चाहिए, ठंडी रहनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रॉस्ट की स्थिति में टेम्परेचर ऑफ एयर इतना नीचे हो जाता है कि उसकी RH जो वैल्यू होती है ये बहुत कम यानी नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि वायु में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता कम तापमान के कारण अति न्यून हो जाती है। तो इस धरातल पर उपस्थित वायु भी शुष्क एवं ठंडी होनी चाहिए। एयर lying over the surface should be cold and dry। धरातल भी ठंडा, वायु भी ठंडी, ये ध्यान रखना है। बट द RH of air, relative humidity of air is very low, बहुत कम है, क्योंकि AH बहुत कम है और टेम्परेचर भी कम है, वेरी लो, because of very low temperature of air। अब एयर धरातल से भी ज्यादा ठंडी है, तो एयर धरातल से हीट लेने की कोशिश करती है और धरातल से मॉइस्चर भी लेती है। ये दोनों, और अगर कहीं भी अब धरातल भी ठंडा है, दोनों की स्थिति ये हो गई कि बोथ आर द कोल्ड एंड ड्राई, तो अब एक्सचेंज ऑफ जो हीट है धरातल का और वायु के बीच, या नमी का जो एक्सचेंज है वो अब संभव नहीं है। इतना ठंडा है, एक तरीके से वायु और धरातल के बीच जो भौतिक लक्षण हैं, तापमान और आर्द्रता, उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो अब समस्या आती है कि जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं या हम लोग हैं, तो हम लोगों के जो बॉडी टेम्परेचर हैं वो धरातल और वायु के तापमान से ज्यादा हैं और मॉइस्चर भी है। तो अब एयर, मॉइस्चर और हीट दोनों हम लोगों के बॉडी से या वेजिटेशन से खींचना शुरू कर देती है। दिस स्टेट इज नोन एज द फ्रॉस्ट। अब अगर ये तो इम्पैक्ट हुआ कि जिसे फील किया गया, जिसका जीवधारियों पर प्रभाव हुआ फ्रॉस्ट का, लेकिन जब वायु में नमी नहीं है और बहुत कूल है, तो उसके पार्टिकल्स भी, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आने लगते हैं, वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड द मिस्ट। और अगर जो कुछ थोड़ी बहुत नमी भी है वो भी नीचे आने लगती है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। सो द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द एयर एट ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट नोन एज द फ्रॉस्ट। लिख लें।
जब ठंडी वायु से नमी एवं अन्य नमी, कोई लिख दीजिए, नमी हिमांक या उसके समतुल्य तापमान पर नीचे गिरने लगती है। जब ठंडी वायु से नमी हिमांक या उसके समतुल्य तापमान से नीचे गिरने लगती है तो इसे फ्रॉस्ट कहते हैं, इसे तुषार कहते हैं। ये फ्रॉस्ट है। तो जो फ्रॉस्ट होता है वो जीवन और वनस्पतियों के प्रतिकूल प्रभाव वाला है। When moisture of the air falls below at freezing temperature, then it is called frost. ये है तुषार का प्रतिकूल प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। तुषार का प्रतिकूल प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। तो वनस्पतियों की ऊपरी सतह की कोशिकाएं ऊष्मा और नमी से विरक्त हो जाती हैं, क्योंकि ये उनकी हीट और मॉइस्चर दोनों खींच लेता है और सेल्स के अंदर उपस्थित नमी फ्रीज होने लगती है। फ्रॉस्ट impacts adversely to the vegetation. क्या क्या हो जाता है? बाह्य कोशिकाएं शुष्क एवं ठंडी तथा आंतरिक कोशिकाओं की फ्रीजिंग हो जाती है, वो जम जाती है। यानी जो नवजात पौधे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनमें वाटर ज्यादा होता है। एक्सटीरियर सेल्स
become dry and cold, while interior cells get frozen, जो कि अब उसके जीव द्रव्य या जैविक गतिविधियों के अनुकूल नहीं रहता। दिस इज नॉन एज द फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट वेजिटेशन के लिए यानी खासकर एग्रीकल्चर या क्रॉप फील्ड के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब फ्रॉस्ट कब रुक जाएगा? जब वायु को कहीं से हीट या वाटर वेपर मिलनी शुरू हो जाए। तो इसका सीधा उपाय होता है कि फ्रॉस्ट से बचाने के लिए क्रॉप फील्ड में पानी यानी इरिगेशन कर दिया जाए। फसलों या वनस्पतियों को तुषार से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है। Irrigation is applied to the crop field to protect the plants, क्योंकि अब इससे जो एयर में बहुत कम क्या हो चुकी है, RH बहुत कम है, टेम्परेचर भी डाउन है, तो वाटर वेपर से उन्हें लेटेंट हीट भी मिलेगी और मॉइस्चर भी मिलेगा। तो एक तरीके से इट इज द अटमोस्ट ड्राई एंड कोल्ड एयर, जिसके लिए दो तरह के कारक उत्तरदायी होते हैं। शीत ऋतु में अधिक ऊंचे प्रदेश और उच्च अक्षांश। तो सामान्यतया जो फ्रॉस्ट है वो उच्च प्रदेशों या उच्च अक्षांशों पर होने वाली मौसमी परिघटना है। तुषार उच्च प्रदेशों मतलब जिनका समुद्र से ऊंचाई ज्यादा है अथवा उच्च अक्षांशों की मौसमी घटना है, ये वहां होता है। तो फ्रॉस्ट इज अ वेदर फिनोमिना of higher altitudes oblique latitudes। अब महाद्वीपों के ये कहाँ होती है? आंतरिक भागों में, क्योंकि वहीं पर नमी का अभाव होता है। लेकिन मिड लैटिट्यूड पर भी तुषार हो सकता है, लेकिन कब? शुष्क शीतकाल में। मध्य अक्षांशों पर तुषार शुष्क शीतकाल में होता है। तो फ्रॉस्ट अकर्स एट मिड लैटिट्यूड
मिड लैटिट्यूड मतलब सब ट्रॉपिकल और सब पोलर। इन ड्राई विंटर ये है इसकी स्थिति। तो इससे क्रॉप फील्ड को नुकसान होता है ज्यादातर, लेकिन तुषार वगैरह से दृश्यता इत्यादि में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्यू। ड्यू मतलब ओस। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन का रूप है। अब ड्यू में जो अगर बात हम करें तो वायु में नमी उपस्थित रहती है भाप के रूप में। अगर उपस्थित इस नमी को लिक्विफिकेशन पॉइंट मिल जाए, जिसे हम द्रवणांक कहते हैं, यानी वो गैस से द्रव में बदल जाए, वो लिक्विफिकेशन पॉइंट कहा जाता है। तो अगर ये द्रवणांक उसे मिल जाए तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड में होने के कारण उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वो नीचे आ जाएगी। यानी जब हम ये बात ना करें कि वायु में आर्द्रता कम है या ज्यादा है, सिर्फ हमें ये देखना है, जैसे फ्रॉस्ट क्या था कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है तो फ्रॉस्ट है। और अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट जितना नहीं गिरता लेकिन कम गिरता है, लेकिन भाप को लिक्विड में बदल लेता है, अगर भाप को लिक्विड में बदल देता है तो वो भाप बूंदिकाओं में बदल करके नीचे गिरती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इट इज नोन एज ड्यू। इसे हम ड्यू कहते हैं। अब बात ये आती है कि ड्यू कितनी गिरेगी? जितनी वायु में नमी होगी। दूसरी बात ये कि ड्यू किस टेम्परेचर पर गिरेगी? तो ड्यू की मात्रा तापमान होता है वो मौसम के अनुरूप होता है, उसी को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो सिंपल साइंस में ये पढ़ा जाता है कि जब कोई गैस द्रव में बदले तो उसे हम द्रवणांक यानी कि लिक्विफिकेशन पॉइंट कहते हैं, और कह दिया जाएगा कि जलवाष्प के लिए ये एक द्रवणांक है। लेकिन यही द्रवणांक हर जगह पर एक समान नहीं होता, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर जो वायु के होते हैं वो उस द्रवणांक को निर्धारित करते हैं। तो सामान्यतया जो प्रेसिपिटेशन होता है वो जब वायु के पास इतनी नमी हो जाती है कि उसकी वो वहन क्षमता से कम है, इसीलिए नमी नीचे आ जाती है। वो तो हो गई वर्षा। तो फिर ड्यू क्या है? ड्यू का वायु के वहन क्षमता से कोई मतलब नहीं है। एयर के पास इतना टेम्परेचर हो सकता है कि वो नमी को धारण कर सकती है, लेकिन नमी वहां पर रुक नहीं पाती बिकॉज ऑफ द इट्स लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जैसे ही वाटर वेपर बदलती है तो ये वाटर वेपर सीधे नीचे आ जाती है। इट इज नोन एज ड्यू। तो अब किस टेम्परेचर पर ये बदलेगी तो ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है। तो अगर वायु के अंदर दबाव ज्यादा है तो भाप के अणु पास पास होते हैं, और जैसे ही तापमान में कमी आई, दिन के बाद रात्रिकाल शुरू हुआ, वैसे ही कुछ तो संघनन होगा, तो भाप के ड्रॉप्स जब पास में आ जाएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएंगे। यानी सिंपल बात ये है। ये अभी वाटर वेपर है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, और अगर यही पास में आ जाएं तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो दिस इज द गैस स्टेट एंड इट इज द लिक्विड स्टेट। तो ये गैस है, ये तरल अवस्था है।
अब ये जो भाप के अणु हैं वो कब पास में आएंगे, तो अगर चारों ओर से ये दबाव इस पर बढ़ा दिया जाए तो ये आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो ड्यू की मात्रा सर्दियों में ज्यादा हो जाती है क्योंकि सर्दियों में धरातल ठंडे होते हैं और उनके संपर्क की वायु भी ठंडी होती है। इसलिए जो द्रवणांक होता है वो द्रवणांक की वैल्यू बहुत जल्दी से मिल जाती है और बड़ी मात्रा में। ये तो वो द्रवणांक जिस पर जलवाष्प बूंद में बदल जाए तो उसे हम लिक्विफिकेशन पॉइंट या ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो द्रवणांक या जो ड्यू पॉइंट है वो मौसमी दशाओं के अनुरूप बदलते रहते हैं। अब गर्मियां आ गई, जब गर्मियां आ गई हैं तो ये जो प्रेशर है वायु के अंदर वो कम हो जाता है, तो यही जो भाप है ये दूर दूर बनी रहती है और ड्यू बनने की संभावना कम हो जाती है। जबकि गर्म वायु में नमी की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ड्यू या ओस पड़ने की जो संभावना होती है तो वर्षा के बाद, समर मानसून के बाद धरातल ठंडे होने लगते हैं और उन पर हाई प्रेशर डेवलप होने लगता है। और जब हाई प्रेशर डेवलप होने लगता है तो जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है जिस पर गैस को द्रव में बदलना चाहिए उससे पहले ही यानी उससे ऊंचे तापमान पर ही वो द्रव में बदल करके नीचे गिरने लगती है। इसी को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो ड्यू पॉइंट और द्रवणांक में थोड़ा अंतर है। द्रवणांक जो होता है वो सामान्य ताप दाब दशा में डिफाइन किया जाता है साइंस में, लेकिन ज्योग्राफी में हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं और वायुमंडल में हमेशा ताप दाब एक जैसे नहीं रहते। तो अगर हवा में नमी उपस्थित है और हवा में तापमान गिरने से उसके दबाव बढ़ने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में ओस पड़ती है। ओस पड़ने का मतलब हो गया कि उस जगह पर अब एयर प्रेशर रिलेटिवली पहले से बढ़ा है, और यदि एयर प्रेशर ज्यादा होता तो ये भाप के अणु एयर टेम्परेचर एयर प्रेशर कम होता तो भाप के अणु पास नहीं आ पाते और ड्यू नहीं बनती। तो ड्यू वस्तुतः वायु तापमान पर इनडायरेक्टली और एयर प्रेशर पर डायरेक्टली निर्भर करती है। अब सामान्य बात यही है कि उच्च वायु दाब कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर धरातल ठंडे होते हैं। तो अब इतनी बातों को समझने के बाद अगर हम लोग लिखना चाहें तो फिर यही लिखेंगे कि कोई गैस जिस तापमान पर तरल में बदले उसे हम यानी द्रव में बदले उसे द्रवण अंक कहते हैं। लेकिन यदि कोई गैस जिस तापमान पर द्रव में बदलती है उस तापमान को द्रवणांक कहते हैं। The temperature at which a gas
changes into liquid state is called liquefaction point. ये तो साइंस में कहा जाता है द्रवणांक, लेकिन अगर हम लोग यहाँ एयर में बात करें तो ये हमने कहा ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, और एयर के इन मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में ये हमने ब्लू मॉलिक्यूल्स बना दिए। ये वाटर वेपर के मॉलिक्यूल है। इस तरीके से स्थिति है। ये कोई एक एयर पार्सल है, एक जगह की ये एयर है। अब अगर इस वायु को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल हैं एयर के, वो तो पास में आएंगे ही, यहां तक कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी पास आ जाएंगे। अब ये जो वार्म और ह्यूमिड एयर है, ये कैसी हो गई है? कूल और कॉन्ट्रैक्टेड, इसका संपीड़न हो गया है। किसकी वजह से? एक से डेल्टा हीट यानी डेल्टा एच बाहर आ गया है। साथ में जब इसके टेम्परेचर गिरे हैं तो पी प्रेशर बढ़ गया है। तो जैसे ही तापमान में कमी आती है, वायु दबाव में वृद्धि होती है, और जब जल वाष्प के अणु अगर निकट आ जाएं, तो वो अपनी गैस अवस्था छोड़ करके द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसीलिए वर्षा काल के बाद जब शीतकाल का आगमन होता है, शीतकाल प्रारंभ होता है, तो उस समय ओस पड़ने की घटना बढ़ जाती है। या वर्षा के बाद धरातल कूल होने लगते हैं, तो कूल धरातल के कारण वहां टेम्परेचर गिरने लगते हैं, और टेम्परेचर गिरने से प्रेशर बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, और सिंपल करें तो ये जो भाप है, कब ये भाप है? ये तब इसको हम वेपर कहेंगे जब इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, और अगर इसके मॉलिक्यूल पास में आ जाएं, तब फिर ये ड्रॉप है, यानी लिक्विड है। और पास में आने के लिए प्रेशर की जरूरत है, और प्रेशर कौन इंपोज करे? बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ एयर। तो कूलिंग ऑफ एयर एंड राइजिंग प्रेशर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द ड्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तभी ड्यू का यानी ओस का निर्माण होता है। और ये दशा हमेशा तब होती है वर्षा काल की समाप्ति के बाद और शुष्क काल के प्रारंभ। अब बात आप लोग समझ गए होंगे कि फैली हुई वायु में, गर्म वायु में, यहाँ नमी भी फैली हुई थी। अब सिंपल अगर साइंस के हिसाब से कहा जाए तो क्या हुआ है
कि जब तक पदार्थ के अणु दूर दूर थे वो गैस में हैं, पास आ गए तो लिक्विड हैं, और पास आ गए तो सॉलिड हो जाते हैं। यही है। तो टेम्परेचर रिडक्शन और राइज इन प्रेशर, जब वायु में उपस्थित नमी तापमान में गिरावट तथा वायुदाब में वृद्धि के कारण उपस्थित नमी, नमी को यहां कहना चाहिए था हमें वाष्प, कारण द्रव या तरल अवस्था में, द्रव या तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। If the water vapor present into air changes into liquid state, due to decline in temperature and rise in pressure. तो एयर टेम्परेचर में कमी और वायु दाब में वृद्धि के कारण दोनों होते हैं। तो लेकिन वायु दाब में वृद्धि यहाँ ओस निर्माण में अधिक सहायक है। तो डिक्लाइन इन टेम्परेचर एंड राइज इन प्रेशर, इसके बदौलत ये ड्यू बनती है। यानी कि जो मौसमी दशाएं होती हैं उनके अनुरूप ही ड्यू पॉइंट होता है। जिस तापमान पर उसका निर्माण होता है उसे ओसांक कहते हैं। The temperature at which dew is formed is called dew point.
उपांक का मान द्रव्यांक से भिन्न रहता है। Dew point is different from liquefaction point. लिक्विफिकेशन पॉइंट, तो जो लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है वह कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट किया जाता है, नियत दबाव पर। ड्यू पॉइंट जो होता है वह लो तापमान या एक तरीके से नियत तापमान पर बढ़ते दबाव के कारण, तो दबाव वायु के अंदर जितना ज्यादा होगा तो वायु भले ही उतनी ठंडी ना हो पाई हो, लेकिन दबाव के कारण जल भाप के अणु पास आकर के ड्यू में बदल जाते हैं। इसीलिए सुबह और शाम के वक्त जब टेम्परेचर कम होते हैं, वायु सघन और भारी हो जाती है, तो सहजता से ड्यू का निर्माण हो जाता है। The dew point is different from liquefaction point. तो अब द्रवणांक क्या होता है? द्रवणांक वह निम्न तापमान है, निम्न तापमान है जो नियत वायुदाब पर गैस को द्रव में बदलता है। लिक्विफिकेशन पॉइंट is that low temperature at which gas changes into liquid but at constant pressure। यहां दबाव नियत माना जाता है कि दबाव में कोई परिवर्तन नहीं। अब टेम्परेचर ऑलमोस्ट लो है, तो अब ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर at which gas changed into gas or water vapor, गैस को वाटर वेपर भी कह सकते हैं, changed into liquid due to rise in pressure। ये है
राइज इन प्रेशर, और राइज इन प्रेशर हल्की सी किसके बदौलत हो जाती है, तो इट इज ड्यू टू चेंज इन द सरफेस टेम्परेचर। इसीलिए जब भी तापमान दशा बदलती है, दिन से रात होती है, या गर्मियों के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है, तभी ड्यू का निर्माण होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में धरातलीय ताप गिरने से वायु दाब बढ़ते हैं। तो ड्यू के लिए वायु में नमी चाहिए, नमी के लिए इसीलिए ड्यू से पहले गर्मी होनी चाहिए। तो एयर शुड बी द ऑफ अ नॉर्मल टेम्परेचर और द वार्म एयर विद ह्यूमिडिटी। अब अगर धरातल ठंडे होने लगेंगे तो एयर का टेम्परेचर गिरेगा और साथ में प्रेशर बढ़ेगा। तो सिंपल एक तरीके से ये गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, जो कि दाबांतर के कारण उत्पन्न होता है। तो ड्यू में तापांतर के बजाय दाबांतर अधिक उत्तरदायी है। तो ड्यू टू राइज इन प्रेशर। तो ड्यू सबसे ज्यादा कब गिरती है, जब ग्रीष्मकालीन वर्षा समाप्त होती है और शीतकाल शुरू होता है। ओस का आपतन ग्रीष्म काल का अंत तथा शीतकाल का प्रारंभ समय पर होता है, प्रारंभ समय पर। तो फॉलिंग ऑफ ड्यू टेक्स प्लेस एट द ऑफसेट ऑफ समर एंड onset of winter। तो जो हमारे यहाँ सर्दियों का जो आरंभिक काल है, फर्स्ट हाफ ऑफ द विंटर है, वो ड्यू पीरियड है, यानी कि इस समय ओस ज्यादा पड़ती है। ओस का आपतन, ग्रीष्म काल की समाप्ति और शीतकाल की शुरुआत, जिसे हम हेमंत काल कहते हैं। तो इट इज द ऑटम। ओस हेमंत काल में, हेमंत ऋतु में अधिक गिरती है। ड्यू फॉल्स effectively in autumn season। इसमें ज्यादा गिरती है। अब एक ही बचता है ओला। जिसको आप लोग हेल कहते हैं, ओला। हेल। तो अब ओला क्या है, तो अगर धरातलीय वायु ये रहा और ये सब एयर कवर है, मान लो, सपोज दैट ये जो हाइट है धरातल से, दिस इज 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर, दिट इज 2 किलोमीटर,
3 किलोमीटर, 4 and 5। इस तरीके से ये क्षोभ मंडल में विविध ऊंचाइयां हैं। दैट इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर को हम लोग लगभग 10,000 फीट भी कह सकते हैं, 10,000 फीट। अब अगर यहां से कोई गर्म वायु नीचे से ऊपर उठ जाए तो नीचे यहां वायु दाब बहुत अधिक होते हैं। वायु दबाव, वायु दाब अधिक, और यहां वायु दाब कम होंगे। यही क्षोभ मंडल की दशा है, कंडीशन है। तो यहां से इसके साथ जो वाटर वेपर भी होगी वो भी ऊपर उठी होगी और यहां फैल गई होगी। और अगर ये फैलाव होगा तो कूलिंग होगी। एडियाबैटिक कूलिंग होगी। रुद्धोष्म शीतलन हो जाएगा। तो यदि हम ये कहें कि यहां पर कोई एयर है और सामान्य रूप से अगर ये ऊपर उठी तो वो ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होने से अगर इसके टेम्परेचर यहां पहुंच करके कितनी कूलिंग हो जाए तो टेम्परेचर गोज बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। यहां जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो यहां की जो सारी नमी होगी वो फ्रीज कर जाएगी। सडनली इट इज एडियाबैटिक। और अगर ये फ्रीज कर गई तो यही आइस सीधी नीचे आएगी। दैट इज नोन एज द हेल। ये है। अब जब ये हेल नीचे आता है तो नीचे वायु दबाव बढ़ता जाता है, तो ऊपर से चला हेल आकार में बड़ा होता है, और जैसे जैसे ये नीचे आता है इसके आकार छोटे होते चले जाते हैं। द हेल एट द हाइट, ऊंचाई पर ये ओला का आकार है। ओला अधिक ऊंचाई पर, और जब ये यहां धरातल पर आया तो ये मटर के दाने जैसा रह जाता है। ये तो लगातार इनका आकार कैसा होता चला जाता है ओले का, तो वायु घर्षण और दबाव के कारण ओले छोटे होते चले जाते हैं। ये है स्थिति। तो वायु ओला बनने का मूल कारण क्या है कि किसी उष्ण और आर्द्र वायु का अचानक ऊर्ध्वगमन या तीव्र ऊर्ध्वगमन। ओला बनने का कारण, कैसे ओला बनता है या ओला निर्माण, हेल फॉर्मेशन। पहला, उष्ण एवं
आर्द्र वायु का तीव्र ऊर्ध्वगमन फास्ट uprise of warm and humid air. तो फास्ट अपराइज ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड एयर, तो ऊपर जैसे ही वायु जाती है तो वायु दबाव में कमी आती है, जिससे वायु फैलती है। सडन एक्सपेंशन, वायु का ऊपरी भाग में अचानक या सहसा प्रसार, ये हो जाए। सडन एक्सपेंशन, जो वायु ऊपर उठकर गई थी उसी का एक्सपेंशन ऑफ एयर at the height more than 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अचानक इसका प्रसार हो जाना। और जब इतनी ऊंचाई पर वायु फैलेगी तो तापमान बहुत तेजी से गिरेंगे, क्योंकि वहां वायु दबाव बहुत कम हो। द मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू एयर, वायु में उपस्थित नमी ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती है। The moisture present into air changes into ice, यही हिम या बर्फ, हिम सेल गुरुत्व के कारण नीचे आता है। जिसे ओला कहते हैं। इसे ओला कहते हैं। Frozen ice falls below, known as hail. अब ये ओला कब बनेगा? जब नमी उपस्थित हो एयर में।
और लेटेंट हीट के कारण वायु अचानक ऊपर उठ जाए। तो सामान्यतया जब स्प्रिंग सीजन आती है, बसंत ऋतु आती है, तो धरातल पर इंसोलेशन का मान बढ़ने लगता है। तो राइज इन इंसोलेशन टेक्स प्लेस इन स्प्रिंग सीजन। मार्च आ गया तो अभी तक दिसंबर और उसका प्रभाव था, भारत में धरातल बहुत ठंडा था। मार्च आने से सूर्य मकर रेखा पर लौट आया है, अब धरातल गर्म होने लगे, लेकिन सभी जगह पर एक समान गर्मी नहीं पड़ती। तो जिस जगह पर ज्यादा गर्मी पड़ गई, मतलब एक तरह वाटर सरफेस है, तो दूसरी ओर वहां पर वो शुष्क या ड्राई एरिया है, खासकर बड़े बड़े क्रॉप फील्ड। तो मार्च अप्रैल में फसलें जो होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती है। तो अब जो खेत या क्रॉप फील्ड हैं वो ड्राई होने लगते हैं। तो जब वो क्रॉप फील्ड ड्राई होने लगे हैं, तो जब इंसोलेशन पड़ता है तो ये क्रॉप फील्ड या खाली क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वो गर्म होते हैं और इनकी वायु ऊपर उठने लगती है। तो अगर हमने कहा कि यहां पर ये कोई ड्राई जोन है और इधर की ओर हमने कहा कि ये उतने ड्राई जोन नहीं है, तो यहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब ये वायु यहां से गर्म होकर ऊपर उठती है तो लो प्रेशर बनते हैं। तो आसपास के इलाके जो इतने गर्म नहीं थे वो हाई प्रेशर पर रहते हैं, वहां से अब ये एयर नमी के साथ इधर आने लगती है, यानी एक तरीके से चक्रवाती दशाएं बनने लगती हैं धरातल पर। तो जब सागर पर नहीं, कहां बन रही हैं ये, धरातल पर ये चक्रवाती दशाएं बनने लगती हैं। दिन और रात में यही होता है कि ये दिन भर गर्म होते हैं, वायु ऊपर उठती है, और रात में ये ठंडे होने लगते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ का जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है, वो इस स्थान पर आके एक्यूमुलेट होने लगता है। धीरे धीरे वाटर वेपर के यहाँ एक्यूमुलेशन से ये एक एयर पार्सल का निर्माण हो जाता है। यदि किसी कारण से ये प्रेशर और बढ़ जाए, राइजिंग प्रेशर हो जाए, तो अब यही वायु अचानक सीधे ऊपर उठ जाती है। और अगर इनकी जो हाइट है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, 1, 2, तो अब यहां क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा और पूरी नमी हेल में बदल जाती है। इसीलिए, और यहां बहुत ज्यादा दबाव से स्टॉर्म नजर आते हैं। इसीलिए हेल के साथ स्टॉर्म शब्द भी जुड़ा रहता है। तो जब कोई वायु अचानक धरातल से ऊपर उठती है तो धरातल पर वहां झंझावात या तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई वायु अचानक धरातल से ऊपर उठती है, अचानक धरातल से ऊपर उठती है, तो उस स्थान पर
तूफान या झंझावात आ जाते हैं। झंझावात उत्पन्न हो जाता है। When a air move upward, suddenly the storms develop at that place. तो उस स्थान पर झंझावात उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए ज्यादातर जो बसंत ऋतु होती है उस समय hails occur mainly in spring season ओला सामान्यतः बसंत काल में पड़ते हैं। क्योंकि धरातल गर्म होने लगते हैं, because land surface heating takes place, ये गर्म होने लगते, जिसकी वजह से इनकी इस हीट को, लेटेंट हीट को वो खर्च करने के लिए अचानक तेजी से वायु ऊपर उठती है, और जितनी तेजी से वायु ऊपर उठेगी उतना ही दाबांतर मिलेगा, उतना ही प्रसार होगा और उतनी ही मात्रा में फ्रीजिंग एक्शन होगा, और तो जितनी नमी होगी वो ओले में बदल जाती है। तो बड़े आकार के ओले बनते हैं जो नीचे आते हुए मटर के दाने जैसे रह जाते। तो अब जितने तरीके थे किसके एवोपरेशन के वो हम लोगों ने कर लिए। सो नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास पर डिस्कस करते हैं।